ठीक है, ये तो सेल्स मैनेजर का काम है। दोस्तों आप फाइनेंस मैनेजर के साथ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजर हैं। आइए हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कितने टायर होने चाहिए, कितने सीट कवर होने चाहिए, कितनी सीट्स होनी चाहिए, कितनी हेडलाइट्स होनी चाहिए। या मैं अगर दूसरी आपको स्लाइड दिखाऊं हल्दीराम की, तो जैसे दीपावली, ईद या कोई भी त्योहार आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितना सामान है। दिवाली आने वाली है, ईद आने वाली है, रक्षाबंधन, भैया दूज आने वाली है, मैदा कितना चाहिए, खोया कितना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कितने चाहिए, दूध कितना चाहिए, इन सभी की एस्टिमेशन हल्दीराम पहले से ही कर लेता होगा। इसी को तो बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आइए मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट नंबर 2 लिखें, जो कि मैंने वैसे बता भी दिया आपको, फिर भी लिखें। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंसिस्ट ऑफ, जैसा मैंने लिखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो प्रकार की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 11th क्लास में हम शॉर्ट टर्म को रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो लिखें आगे, शॉर्ट टर्म मींस वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, आपको अगर नहीं लिखा तो आप इसी स्लाइड में स्टिक रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आगे चल रहा हूं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक चित्र बनाएंगे। दोस्तों मेरी इन सभी क्लासेस में यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एक फोटो बना के दिखाऊं, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूं। आपने जितने भी मेरे चैप्टर्स देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे या फेस टू फेस में देखे होंगे, या आपने मेरी पेन ड्राइव परचेज की होगी या ऑनलाइन देखा होगा तक्षशिला लर्निंग में जाकर, तो आपने एक बात जरूर देखी होगी कि सभी चैप्टर्स में मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं और उन्हीं फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो आप कंसेप्ट नंबर 3 लिख लें। फॉलोइंग इज, सभी लिखेंगे, मैं सबको देख रहा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं, आप रजिस्टर में लिख रहे हैं, आप खाली नहीं बैठे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएं। तो दोस्तों उसके लिए खून तो देना पड़ेगा ना, खून तो देना होगा ना दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा खून दे दें, कंजूसी ना करें। लिखिए, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट शोइंग द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब ये फ्लो चार्ट बनेगा कैसे, कुछ इस तरह से इसकी रूप रंग आएगा। अभी नहीं बनाएंगे, खाली मैं अभी आपको अपने सामने समझाऊंगा और इसको हाथ से प्रिपेयर करूंगा कि पहले क्या चीज आएगी, फिर कौन सी चीज आएगी, फिर क्या आएगी। वैसे इस तरह से बनने वाला है ये। और इसमें नीचे हमने जैसे लिखा मॉडल्स और टेक्निक्स और 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इसी तरह से हम करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर करें तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। आइए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर दूं। आइए हम सब यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 3 लिख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी रूप रंग बताया। कंसेप्ट 3, फ्लो चार्ट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, what is the meaning of इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट होती क्या है, किस बला का नाम है। तो मैनेजमेंट तो आपको पता चल ही गया, तो मैंने कहा जी मैनेजमेंट का नाम पहले लिख देते हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग लिख देते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, effective and efficient utilization of, किसी भी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, यूटिलाइज करना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल वगैरह 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 वगैरह। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इन्वेंट्री की कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया इन्वेंटरी
अब दोस्तों इन्वेंट्री में तो तीन चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो इन तीनों चीजों को मैनेज करने का मतलब रॉ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, लेकिन हम इसमें चैप्टर में इस पे ध्यान देने वाले हैं, रॉ मटेरियल पे ध्यान देने वाले हैं। तो इन्वेंट्री का मीनिंग लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर बताऊंगा दोबारा से, तो लिख लें मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी, मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आप किसी भी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तभी मैनेज कर सकते हैं जब आप तीन क्वेश्चंस का आंसर कर दें, जब आप तीन क्वेश्चंस का आंसर कर दें। इफ यू कैन आंसर 3 क्वेश्चंस, अगर आप 3 क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप उसी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज, मैं दूसरे पेज में लेके चलता हूं, व्हाट इज टू बी परचेस्ड, व्हाट इज टू बी परचेस्ड, क्या खरीदना है, व्हाट इज टू बी परचेस्ड, हाउ मच इट इज टू बी परचेस्ड, हाउ मच इट इज टू बी परचेस्ड, कितना खरीदना है, क्या खरीदना है और कितना खरीदना है। और तीसरी बात, व्हेन, व्हेन, व्हेन इट इज टू बी परचेस्ड, कब खरीदना है। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज टू बी परचेस्ड, how much it is to be purchased and when it is to be purchased। अगर आप इन तीन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम दो तरह के टेक्निक्स यूज करेंगे, जिनको मैंने नाम रखा है इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉडल्स। एक का नाम है मॉडल्स और सर दूसरे का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉडल्स और दूसरे का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो दोस्तों आपको इस चैप्टर में मुख्य तौर पर प्रैक्टिकल समझ लें या थ्योरी समझ लें, दो चीजें करनी है, एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉडल्स और दूसरा करना है इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। जैसे मॉडल्स में आप सभी ने एक जमाने में मॉडल्स तो किए हुए हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोक्योरमेंट मॉडल, प्रोक्योरमेंट मॉडल की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं EOQ मॉडल। प्रोक्योरमेंट मॉडल का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, EOQ मॉडल, EOQ मॉडल। और दूसरा मॉडल मैं यहां पे लिखूंगा जिसका नाम है प्रोडक्शन मॉडल, प्रोडक्शन मॉडल। और दोस्तों प्रोडक्शन मॉडल में मैं लिखूंगा EBQs, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अभी देखेंगे क्या होता है इसका मतलब। और थर्ड मॉडल है बैक अप ऑर्डर, बैक अप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल। तो दोस्तों मैं तीन मॉडल्स यहां पे करने वाला हूं। शायद आपने बीकॉम में ग्रेजुएशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया तो होगा क्योंकि मटेरियल पे तो है ही, और आपने शायद पहले दो मॉडल्स किए होंगे, लेकिन हम तीन मॉडल्स करने वाले हैं और लॉजिक समझने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं, और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स में मैं सबसे पहली टेक्निक आपको बताऊंगा फिक्सेशन ऑफ लेवल्स, फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। लेवल्स को हम फिक्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। तो हम लेवल्स को फिक्स कर रहे हैं इस समय, फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। और दूसरा एबीसी एनालिसिस। मैं आपके सामने एक टेक्निक करूंगा जिसका नाम है एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। और फिर थर्ड
FNSD एनालिसिस और फिर नेक्स्ट वेट एनालिसिस। ऐसे हम कुछ एनालिसिस की टेक्निक्स करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैंने कहा कि ये चैप्टर आपके पेपर में आता है, आपको करना चाहिए, कर लेना चाहिए। आइए हम थोड़ा सा आगे चलें, और मेरे शायद स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं आपके सामने अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपने जो अभी अभी एक फोटो प्रिपेयर की है, आपने यहाँ पर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर लिखा आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी, और फिर लिखा आपने व्हाट आर दोस थ्री क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस कौन से हैं, ये बातें लिखी। और फिर आपने उसके मॉडल्स लिखे और फिर टेक्निक्स लिखी। लेकिन इसके पीछे आपको एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, और उसका नाम मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप सबका लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचने का एक ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल उसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। मैं समझता हूं इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट। इन्वेंटरी की कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही एक ऑब्जेक्टिव है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। और इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। इन्वेंट्री कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज पहली चीज पहली चीज हम यहां पे लिखेंगे परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को खरीदने की कॉस्ट। इसी साथ दूसरी चीज इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरी चीज इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी लिख लें। तीन कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है, इसी के लिए ये काम कर रहा है। और आप भी आने वाले दिनों में जब एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बनेंगे तो आप सबको भी यही काम करना है। तो आइए एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी एक कंसेप्ट नंबर 2 और लिख लें। आइए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने फोटो बनाई थी, गलती से वो मेरे से टैब क्लोज हो गई थी, अब मैंने दोबारा ओपन कर दी है। कंसेप्ट नंबर 4 एक बार जरूर लिखें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Objective of inventory management is to minimize inventory cost. Objective of inventory management is to minimize inventory cost. तो अभी जैसा आपने लिखा इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो मैंने तीन कॉस्ट लिखी है, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। लिख लें। परचेज कॉस्ट का एक बार फॉर्मूला लिख लें, बाकी की बातें मैं बताऊंगा। परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी बताऊंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। आपको टमाटर खरीदने हो, छोले भटूरे खरीदने हो, सामान खरीदना हो, तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, हम उसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी आप लिख लें, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी। अभी हम बताएंगे एवरेज इन्वेंटरी क्यों लिख रहे हैं, अभी लिख लें, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कंसेप्ट 5 लिखेंगे, नेचर ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। कंसेप्ट नंबर 5 लिखेंगे, नेचर ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक बार एक कंसेप्ट 5 लिख लें।
मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं और आप लिख भी चुके होंगे। कंसेप्ट नंबर 5, हमें टोटल जो कंसेप्ट करने हैं वो 19 कंसेप्ट करने हैं। हम कंसेप्ट नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप किसी भी लेवल की प्रिपेयर करें और ये 19 कंसेप्ट कर लें तो मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि इस दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। अगर आप दृढ़ विश्वास से कोई भी काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है दोस्तों। आइए कंसेप्ट नंबर 5 के बाद कंसेप्ट 5 को थोड़ा सा लिख लें, कंप्लीट नहीं हुआ था। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। लास्ट में जो लिखा मैंने रिप्रेजेंटेड बाय सीए, स्मॉल सीए लिख सकते हैं, गलती से बड़ा आ गया, स्मॉल सीए, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सीए। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, टेंडर कॉस्ट, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सीए। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, it includes go down charges, insurance, opportunity interest cost, etc. opportunity interest cost अंडरलाइन कर लेंगे, opportunity interest cost क्या है अभी देखेंगे। गो डाउन चार्जेस क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होती है वो देखेंगे, और व्हाई वी कैलकुलेट होल्डिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज क्वांटिटी परचेज। हम उसको एवरेज क्वांटिटी परचेज के बेसिस में क्यों करते हैं ये भी हम देखेंगे। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आइए पहले एक बार मैं चाहता हूं एक कंसेप्ट बस छोटा सा लिख लें, फिर मैं चलूंगा दोस्तों आगे समझाना शुरू करूंगा। कंसेप्ट 6, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी सिंबॉलिकली shown as follows. Inventory cost is equal to purchase cost plus ordering cost plus holding cost, जैसा हमने अभी अभी देखा। Annual consumption into purchase price per unit, into purchase price per unit। प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का गलती से आया नहीं है, आप प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का गलती से नहीं आया तो कोई बात नहीं। A/2 इंटू सी ए प्लस Q/2 इंटू सी एच। इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। बस दोस्तों यहां तक लिखना है और आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं। हम एक केस स्टडी के रूप में इसको करने वाले हैं और उस केस स्टडी में हम सीखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। आइए आइए हम कंसेप्ट नंबर 5 के बाद, कंसेप्ट तो नहीं है लेकिन एक मैं केस स्टडी के रूप में आपको सब बताने जा रहा हूं। आप कंसेप्ट 6 तक लिख चुके हैं जहां तक मैंने देखा है, तो आप लिखें कंसेप्ट 6 के बाद एक केस स्टडी लिखिए दोस्तों। आइए, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस केस स्टडी को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपके एग्जीक्यूटिव के कंसेप्ट भी रीडिफाइन हो जाएं और आपको लगे कि ऐसे ही आप रट्टाफिकेशन करते थे, रटने की तो कोई बात ही नहीं थी। केस स्टडी, सपोज करते हैं कि आपको आपको सपोज कर रहे हैं कि आपको एक कंपनी के लिए पूरे वर्ष में रिक्वायरमेंट दी हुई है, इसको हम कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। पूरे वर्ष में आपको एक एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है। मान लेते हैं कि आपको 12,000 यूनिट्स खरीदने हैं, आपको 12,000 यूनिट्स परचेज करने हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स परचेज करना, और अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, और कॉस्ट पर ऑर्डर मैं ऐसे मान रहा हूं कि 100 रुपए की है। अब ये होती क्या है देखेंगे, और आपको मैं एक चीज और भी दे रहा हूं, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मानता हूं या होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं, आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। और एक चीज और दी हुई दोस्तों, एक यूनिट को खरीदने की, हाँ ठीक सुना आपने, एक यूनिट को खरीदने की कॉस्ट, परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू
परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹50, 50 रुपए की दी हुई है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर वाले, सपोज करते हैं एक दिन आप घर पहुंचे, तो आपके घर में एक किसी मेहमान ने आना था अगले दिन, और आपको एक दिन पहले कहा गया कि आप टमाटर खरीद के आइए। टमाटर 5 किलो खरीदा आपने, आपको 5 किलो टमाटर खरीदने हैं, 5 किलो टमाटर खरीदने हैं, ऐसा आपके घर वालों ने कहा, क्योंकि उनको टोमेटो का सूप बनाना है, टोमेटो सलाद के लिए चाहिए, टोमेटो को सब्जी में डालना है, ऐसा उनको टमाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, और आपको कहा गया कि आप 5 किलो टमाटर खरीद कर आए। अब मुझे बताइए, जब आप सब्जी मार्केट में पहुंचेंगे, और ऐसा मैं मान रहा हूं कि आपका जो घर है और जो आपकी सब्जी मार्केट है वो दूर है, और आप अकेले नहीं जा सकते, रिक्शे में बैठ के ही जाना पड़ेगा। ये सब्जी मार्केट है, यहाँ पर सब्जी बेचने वाले खड़े हैं, ये इन्होंने रेहड़ी लगाई हुई है, ये इनका पहिया है, यहाँ टमाटर ही टमाटर है, टमाटर ही टमाटर है, और वो आवाज लगा रहा है 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब आप वहां से अपने घर से निकले और आपको टमाटर खरीदने जाना है, तो आपको रिक्शा करना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं, क्योंकि आपको इतने चलने की आदत ही नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि 10 रुपए रिक्शा वाला ले रहा है आपसे, कहां से जाने में, घर से मार्केट 10 रुपए ले रहा है, तो मार्केट पहुंचने की जो कॉस्ट है, ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है, हम कहते हैं उसका नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में एक तो हम यहां पे लिखते हैं टेंडर कॉस्ट, मान लेते हैं टेलीफोन की कॉस्ट, कन्वेंस कॉस्ट, टेंडरिंग कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट। इसका मतलब जो भी खर्चा आप उस सामान को खरीदने के लिए करते हैं उसका नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोस्तों, आप जितनी बार मार्केट जाएंगे, मान के चलते हैं कि 5 किलो टमाटर खरीदने थे और आपको लगा 2 किलो खरीदने हैं, और आप 2 किलो खरीद के आ गए। अब आप घर में पहुंचे तो उन्होंने कहा दोबारा से जाओ 3 किलो और लेकर आओ, तो दोबारा जाएंगे ना मार्केट, तो दोबारा तो 10 रुपए खर्च होंगे ना। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे रिलेट करती है कि आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अब आप मार्केट पहुंच गए, और आप बताइए, इस मार्केट से आप टमाटर देख रहे हैं, टमाटर अच्छे लगे, आपने थैला बाहर निकाल लिया और आप पूछ रहे हैं भैया कितने में दोगे, कितने में दोगे भैया? 50 रुपए तो बोल रहे हो भैया, 5 किलो लेने हैं, 5 किलो। अब भैया कहता है चलो हम 45 रुपए ले लेंगे आपसे, क्योंकि आपने 5 किलो लेने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 1 किलो को खरीदने में 45 रुपए लगे, तो इसका नाम है दोस्तों परचेज प्राइस पर यूनिट। परचेज प्राइस पर यूनिट, इसको हम बोलते हैं परचेज प्राइस पर यूनिट, इसका नाम है परचेज प्राइस पर यूनिट। अब आप टमाटर घर लेकर आ गए, क्या लगता है 5 किलो के 5 किलो टमाटर आप खर्च कर देंगे किचन में उसी दिन ही? नहीं 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 दोस्तों, आप ये जो टमाटर लाए हैं, ये जो टमाटर लाए हैं, इसमें कुछ टमाटर तो किचन में चले जाएंगे दोस्तों, और कुछ टमाटर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जूही चावला वाला रेफ्रिजरेटर। और ये रेफ्रिजरेटर होगा दोस्तों डबल डोर, इसमें जगह चाहिए होगी दोस्तों। यहां आपने किसी कबर्ड में टमाटर रख दिए, और इसमें जो टमाटर लग रहे हैं, इसकी जो जगह लग गई है, इसमें जो स्पेस लगी है दोस्तों, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जगह लगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी। और दोस्तों दूसरी चीज, जब आपने टमाटर खरीदे और अगर आप ये टमाटर ना खरीदते फालतू के, तो आप वो पैसे बचा लेते और वो पैसे आप बैंक में जमा कर देते, और उस बैंक के पैसे जमा करने पे इंटरेस्ट मिलता। दोस्तों वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा। मैं रिपीट करता हूं अपने वर्ड्स, आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो पैसे आपने टमाटर खरीदने में लगा दिए जो अभी कंज्यूम नहीं किए। जैसे मैं मानता हूं कि 3 किलो टमाटर किचन में रख दिए और रेफ्रिजरेटर में 2 किलो रख दिए, तो आप 2 किलो टमाटर का क्या करेंगे? कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे। आप कुछ टमाटर, जैसे 2 किलो टमाटर कुछ यहां किए, कुछ यहां किए,
आप देखिए ये 2 किलो टमाटर है, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके रेफ्रिजरेटर में टमाटर ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं यहाँ पे टमाटर 0 हो गए और यहाँ पे टमाटर 2 किलो है। अब आप ये बताइए, आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो पहले दिन तो 2 किलो के ऊपर लगी, फिर 1.5 किलो के ऊपर लगी, फिर 1 किलो के ऊपर लगी, फिर आधा किलो के ऊपर लगी, फिर लगी नहीं।